तो दोस्तों टेस्ट पेपर देने के लिए आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक उठाना है और उसमें लिख देना 1 से 17 क्वेश्चन। जैसे ही मैं पहले क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं तो अपना आंसर आपको सेलेक्ट करना है और उसी के सामने जो आपकी नोटबुक है वहां पर अपना आंसर लिखना है और फिर मेरे आंसर से आपके आंसर को मैच करना है। जब वीडियो का एंड हो जाए इसके बाद में आपने कितने अंक प्राप्त किए ये कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है वहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ, तो हो जाइए तैयार। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है HIV वायरस रिलेटेड टू ग्रुप। HIV वायरस निम्न में से किस समूह का सदस्य है? फ्लेवी वायरस, रेट्रोवायरस, रैप्डोवायरस, मायोमैक्सोवायरस। तो किस ग्रुप का समूह का है HIV वायरस? यहां पर सही आंसर क्या है? आपको अपना आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में। अगर आपका को आंसर लिखने में वेट लग रहा है यानी कि टाइम समय लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है रेट्रोवायरस। ठीक है, जो HIV का जो वायरस है ये किस समूह का है? ये जो समूह का है वो है रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस समूह का है, ये आप ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस समूह का? ये रेट्रोवायरस का। तो अब आप बात करते हैं इसके अलावा। देखो फ्लेवी वायरस के अंदर कौन कौन से आते हैं? फ्लेवी वायरस की बात करें तो इसके अंदर डेंगू आता है। ठीक है, डेंगू, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है, एनसेफेलाइटिस, ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है फ्लेवी वायरस के अंतर्गत। अगर रेट्रो की बात करें, रेट्रो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर HIV आता है। अगर रैप्डो वायरस की बात करें तो इसके अंदर आता है रेबीज। ठीक है, क्या आता है इसके अंदर? रेबीज। जो रेबीज होता है ना कुत्ते के काटने से, समझ में आ गया होगा, कुत्ते के काटने से जो रेबीज होता है वो किस ग्रुप के अंदर आता है? रैप्डो वायरस के अंदर। अगर बात करें अपन मायोमिक्सो वायरस की तो ये इसके सब टाइप्स होते हैं। पैरामिक्सो वायरस, ऐसे सब टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जैसे मीजल्स, मम्प्स, ये सारी चीजें आती है किसके अंदर? मायोमिक्सो वायरस के अंदर। तो अपना अपना कौन सा हो गया? रेट्रो वायरस। दोस्तों मैं एक और ये चीज बता देता हूँ, इसका नाम रेट्रो वायरस के अंदर क्यों आता है? क्योंकि जो HIV का जो वायरस होता है उसके अंदर ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्रिप्टेज, ये आप ध्यान में रख लेना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं किसके अंदर? HIV के वायरस के अंदर। तो ये इसीलिए इसे हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर पूछा है क्वेश्चन में पेप्स स्मीयर निम्न में से, क्या पूछा क्वेश्चन में? पेप्स स्मीयर निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? अंडाशय का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, स्तन का कैंसर, गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर। तो बताइए दोस्तों, आपको अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिखना है, फिर मेरे आंसर से आपके आंसर को मैच करना है। यहां पे सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है क्या है? सर्विक्स का कैंसर। देखो आप यहां कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे गर्भाशय कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में। तो यहां पे जो पेप्स स्मीयर होता है, जो पेप्स स्मीयर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है किसके लिए? ये लिए यूज किया जाता है सर्विक्स कैंसर में, जो गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर होता है उसके लिए। देखो मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है। जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में यहां पर ऐसे ये यूट्रस है, तो ये यूट्रस के अंदर ये क्या है? ये है सर्विक्स। समझ में आ गया? ये सर्विक्स है और ये है गर्भाशय, इसे कहते हैं अपन यूट्रस। तो ये है अपना गर्भाशय, क्या है? गर्भाशय। ठीक है, लेकिन यहां पर किसका कैंसर है? ये सर्विक्स का, क्योंकि जो सर्विक्स का कैंसर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सबसे ज्यादा होता है। तो पेप्स स्मीयर नाम किससे पड़ा है? इसलिए हम यूज करते हैं पेप्स स्मीयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना अपना आंसर अपनी अपनी नोटबुक में लिखते रहें।
फिर बाद में वीडियो के एंड में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। नंबर्स ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव रक्त में बिंबाणुओं की संख्या होती है 25,000 से 55,000, 50,000 टू 1 लाख, 1 लाख टू 4 लाख, 4 लाख टू 6 लाख। तो कितनी होती है बताइए, अपनी नोटबुक में लिखना है अपने आंसर को। यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे जो सही आंसर है वो है 1 लाख टू 4 लाख। तो यहां पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहां पर जो हम आंसर की बात कर रहे हैं तो ये यहां पर वैसे नॉर्मल कितना होता है 1.5 टू 3 लाख के समथिंग होती है। कितनी होती है 1.5 टू 3 लाख या 4 लाख। लेकिन हमारे यहां पर ऑप्शन में क्या है, क्या नहीं है, 1.5 लाख नहीं है। तो हमने कौन सा सुटेबल चुना, 1 लाख से 4 लाख के बीच में। तो ये अपना सही आंसर है दोस्तों। मैं आपको समझा देता हूं, जो प्लेटलेट होती है इनका क्या काम होता है। जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो क्या काम होता है, इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या कराती है, हेल्प कराती है। ठीक है, ये क्या कराती है, हेल्प करवाती है। यानी कि रक्त का जो रक्त होता है उसका थक्का बनवाने के लिए। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में ये सहयोगी है। ठीक है, क्या है, रक्त के थक्के बनाने में ये क्या है, सहयोगी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा देता हूं ये भी, कि ये जो प्लेटलेट्स है डेंगू वाली बीमारी में कम हो जाती है। ठीक है, जो डेंगू का जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये प्लेटलेट की संख्या कम होने लग जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है 1 ANM इज ऑन पॉपुलेशन, 1 ANM कितनी संख्या के ऊपर होती है, 4,000, 5,000, 1,000, 2,000। तो 1 ANM, जो 1 ANM होती है, ANM वो कितनी संख्या के ऊपर होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहां पे सही आंसर है वो है 5,000। देखो 1,000 के ऊपर कौन कौन होता है, आपको ये एक बार मैं बता देता हूं। एक तो होती है आंगनवाड़ी, कौन सी होती है, आंगनवाड़ी वर्कर। 1,000 पर कौन होती है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है, आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर। और एक कौन होती है, एक होती है आशा। ठीक है, आशा, ध्यान रख लेना, ये आंगनवाड़ी और आशा दोनों किसके ऊपर होती है, 1,000 के ऊपर होती है। लेकिन बात करें अपन 1 ANM की, तो 1 ANM कितने पे होती है, मिनिमम 5,000 या 3,000 पर होती है। ठीक है, क्योंकि एक जो सब सेंटर होता है वो कितनी जनसंख्या के ऊपर होता है, 5 से 3,000 टू 5,000 के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है सामुदायिक स्तर में ANM का कार्य है। ठीक है, सामुदायिक स्तर में ANM का क्या कार्य है, प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर देखभाल करना, नियमित टीकाकरण सत्र करवाना, आवश्यक दवाओं का वितरण करना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही आंसर है अपना, यहां पर क्या पूछा है, फंक्शन ऑफ ANM एट कम्युनिटी लेवल। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो अपना है उपयुक्त सभी। देखो एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर भी ANM का कार्य है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कराना ये भी ANM का कार्य है, और आवश्यक दवाओं का वितरण करना जैसे आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट से इनका वितरण करना ये भी एक ANM का कार्य है। तो यहां पर क्या आएगा अपना उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड, शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। यानी कि जो NRHM है ना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, वैसे ही शहरी स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, 2013, 2005, 2006, 2008। तो कब शुरू किया गया इसको कब शुरू किया गया, अपनी नोटबुक में लिखना है आपको।
यहाँ पे सही आंसर है वो है 2013। ये मई 2013 में स्टार्ट किया गया किसको? NH, ठीक है, NUHM, समझ में आया? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एक होता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसको 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया। और इसको कब किया गया? मई 2013 में, 1 मई 2013 में इसे लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? निचले जबड़े का निर्माण कौन सी अस्थि से होता है? तो मैंडिबल, मैक्सिला, प्लेटाइन, जाइगोमेटिक। आपको अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच बोन मेड लोअर जा, जो लोअर जा को कौन सी बोन बनाती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फटाफट अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपको टाइम लगता है तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वो है मैंडिबल। देखो ये ऐसे क्या होता है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। कहाँ होती है मैंडिबल? ऐसे ये फेस है, ठीक है, ये फेस है और यहाँ पर क्या है? नोज की बोन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोन की अगर बात करें तो हम जो बोन की बात करें ऐसे, ठीक है, बोन की बात करें हम ऐसे, तो ये जो नीचे वाली बोन होती है, ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे वाली बोन है, इसे कहते हैं अपन मैंडिबल। क्या कहते हैं इसे अपन? इसे कहते हैं अपन मैंडिबल, ठीक है, इसे कहते हैं अपन मैंडिबल। और ये यहाँ पर जो बोन है, यहाँ पर जो बोन है ये होती है मैक्सिला। क्या होती है? मैक्सिला। समझ में आया? ये होती है मैक्सिला। और यहाँ पर जो बोन होती है चीक में, उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे कहते हैं अपन जाइगोमेट। यहाँ पर जो चीक्स में बोन होती है इधर, ठीक है, उसे कहते हैं अपन जाइगोमेटिक्स, ठीक है। क्या कहते हैं उसे अपन? जाइगोमेटिक। अब अपने आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो निचले जबड़े की जो बोन होती है उससे क्या कहेंगे अपन? मैंडिबल। ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है शरीर में कुल मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 27 जोड़ी, 31 जोड़े, 30 जोड़े, 28 जोड़े। तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन बॉडी, यानी कि एक शरीर के अंदर स्पाइनल नर्व कितनी होती है? तो बताइए, अपने नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है 31 जोड़े। देखो जो शरीर होता है उसकी स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं, पर किसकी बात करें? स्पाइनल नर्व की। तो स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर्स होती है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऐसे ये स्पाइनल कोड बन गया, ठीक है। ये तो हो गया अपना, क्या हो गया? ये तो हो गया स्कल। क्या हो गया? ये स्कल, ठीक है। स्कल के बाद में ये स्पाइनल कोड बन गया। यहाँ पर कितनी होती है? सर्वाइकल कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कौन सी होती है? ये जो होती है ये तो 8 होती है। कौन सी? सर्वाइकल। समझ में आ गया? 8 सर्वाइकल। इसके बाद में कौन सी होती है? थोरेसिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। थोरेसिक कितनी होती है? 12। इसके बाद में लंबार 1 2 3 4 5, जो लंबार कितनी होती है? 5। इसके बाद में सैक्रम वाली भी 1 2 3 4 5, ये भी कितनी होती है? 5। और इसके बाद में एक होती है कॉकिक्स। समझ में आ गया? एक होती है कॉकिक। तो आप कितनी बोन हो गई? देखो ये तो होगी सर्वाइकल, ये हो गई थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक। इसके बाद में ये होगी लंबार, ठीक है। और इसके बाद में ये कौन सी होगी? ये होगी सैक्रम। और ये होगी नीचे वाली कौन सी होगी? कॉकिक्स, ठीक है, कॉकिक्स। ध्यान में रख लेना है नीचे वाली कौन सी है? कॉकिक्स। तो टोटल कितनी बोन हो गई? सॉरी कितनी नर्व हो गई है? ये स्पाइनल नर्व कितनी होगी? 8 12 5 5, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 31, ठीक है। 31 स्पाइनल नर्व होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा SOS का संक्षिप्त नाम का मतलब है जब आवश्यक हो, जब इमरजेंसी में जरूरत हो, तब, एक बार में, दिन में एक बार। तो यहाँ पर क्या पूछा है, SOS एब्रीवेशन का मतलब क्या है? व्हेन रिक्वायर्ड, इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, एट वंस ए डे। तो क्या है, देखो ये जो एब्रीवेशन है ये ड्रग्स के लिए दिए जाते हैं। जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स जैसे प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है उसके लिए लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। यहाँ पे सही आंसर है इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, जब इमरजेंसी में जरूरत हो। अगर किसी दवाई के ऊपर SOS लिखा है तो इसका मतलब जब जरूरत हो तभी इसे लगाना है, ठीक है, यानी कि वो भी कब, इमरजेंसी में, ठीक है। इसके बाद में कई एक वर्ड ये भी पूछा जाता है PRN। तो इसका मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यक हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, PRN वर्ड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या था, इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस सामान्यतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो दोस्तों कौन सा हेपेटाइटिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में होता है? यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़िए, हेपेटाइटिस मोस्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस सी है, ध्यान में रख लेना, हेपेटाइटिस सी, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको अब बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ पर सी है उसे पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, ठीक है, हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, और हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस, ध्यान में रख लेना, किस नाम से, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर था अपना, कौन सा था, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और मैं एक और जानकारी के लिए बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी किस किस रूट से फैल सकता है? हेपेटाइटिस बी कहाँ से फैल सकता है? ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो कौन है, हेपेटाइटिस सी। और किस किस से फैल सकता है हेपेटाइटिस बी? सिरिंज और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर था वो कौन सा था अपना, यहाँ पे सही आंसर था वो था अपना, यहाँ पर वो था सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिशु का पश्च फोंटानेल सामान्यतः किस उम्र में बंद हो जाता है? पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज ऑफ बेबी एट एज, ठीक है, यानी कि जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है वो किस उम्र में बंद हो जाता है? जन्म के समय, जन्म के से पहले, 1.5 महीने, जन्म के बाद, जन्म के 8 महीने बाद। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। यहां पे सही आंसर है वो है सी वाला, जन्म से 1.5 महीने बाद। अगर जन्म के 1.5 महीने बाद पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं, देखो जो बेबी होता है, बेबी के स्कल में, मैं अभी आपको समझा देता हूं, बेबी के स्कल में 2 फोंटानेल मुख्य रूप से होते हैं, यानी कि जिनका आकार बड़ा होता है। फोंटानेल और भी होते हैं, लेकिन 2 फोंटानेल की मैं आपको बता देता हूँ जो मुख्य रूप से हम जिन्हें जानते हैं वो होते हैं, एक तो एंटीरियर फोंटानेल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेगमा कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जाता है, ये ब्रेगमा हो गया, ठीक है, ब्रेगमा। और एक ये है पोस्टीरियर फोंटानेल। अगर मैं बात करूँ आपको, तो स्कल का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखा के मैं आपको दिखाऊं, तो ये स्कल का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो एक फोंटानेल तो यहाँ पर होता है, ठीक है, एक फोंटानेल होता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। एक फोंटानेल यहाँ पर होता है, एक फोंटानेल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर फोंटानेल है ये कब होता है, इसका सही आंसर क्या रहता है,
इसका जो सही आंसर है वो ये होता है 1.5 साल की उम्र में। ठीक है, ध्यान रख लेना। कितने में? 1.5 साल की उम्र में, यानी कि 18 मंथ के लगभग, अप्रोक्सीमेट 18 मंथ के समय ये क्लोज होता है। कौन? ये होता है एंटीरियर फोंटानेल। और पोस्टीरियर फोंटानेल की बात करें तो ये लगभग कब क्लोज होता है? ये क्लोज होता है 1.5 महीने। कितने में? 1.5 मंथ में। आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, किसी किसी बुक में 2 मंथ भी दे रखा है, लेकिन आप इसको याद रखने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। आगे वाला 1.5 साल में, पीछे वाला 1.5 महीने में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है, अपना सही आंसर है वो है सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? WHO के अनुसार कितनी एंटीनेटल विजिट आवश्यक मानी गई है? आप इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर भी। मिनिमम एंटीनेटल विजिट रिक्वायर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन अकॉर्डिंग टू WHO। न्यूनतम 4, न्यूनतम 3, न्यूनतम 2, न्यूनतम 6। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अपने नोटबुक में लिखना है आपको। इसका सही आंसर है वो है मिनिमम 4। मिनिमम 4 टाइम तक आपको एंटीनेटल विजिट करवाना है। पहले इसके पहले 3 माना गया था, लेकिन अभी WHO ने इसे कितना कर दिया है? 4 कर दिया है। अब मैं आपको समझा देता हूं 4 किस किस टाइम पे जाना होता है। सबसे पहला तो 12 वीक्स के पहले। ठीक है, 12 वीक्स के पहले आपको एक बार कम से कम जाना होता है। इसके बाद में दूसरी का बात करें अपन तो कब जाना है? 14 से 28 वीक्स तक। कब? 14 से 28 वीक्स की अवधि में, यानी कि 14 से 28 वीक की गर्भावस्था के अंदर आपको जाना है। तीसरी बात करें अपन तो तीसरा कब जाना है? 14 से 26। ये आप यहाँ पर इसका है ना, ये 14 से 26 है ना, 14 से 26 है। ठीक है, 14 से 26। इसके बाद में 28 से 34 वीक्स। ठीक है, 28 से 34 वीक्स की गर्भावस्था में, और चौथी टाइम है 36 वीक्स टू टर्म। समझ में आ गया? यहाँ पर अब देखो कितनी बार जाना है कम से कम। एक तो सबसे पहले 12 वीक्स की, जब आप 12 वीक्स के पहले पहले आपको एक बार जाना है। इसके बाद में 14 से 26 वीक्स के बीच में एक बार जाना है। इसके बाद में 28 से 34 वीक्स के बीच में एक बार जाना है, और फिर 36 से। ये आपको मिनिमम जाना है कितना? 4 टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन को गर्भ के किस हफ्ते में दिया जाना चाहिए? RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 24 सप्ताह, 26 सप्ताह, 28 सप्ताह, 30 सप्ताह। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। यहां पे सही आंसर है वो है कितना है? 28 वीक्स। ठीक है, जो RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन होता है, RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन होता है, इसको कब? 28 वीक्स पर इसको दिया जाना चाहिए। आपको मैं समझा देता हूं। कई बार क्या होता है कि मदर जो होती है, कई बार क्या होता है, जो मदर होती है, जैसे मान लो जो मदर है, ठीक है, ये इसका बेबी है। ठीक है, ये बेबी है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH क्या है? RH नेगेटिव है। ठीक है, और ये RH पॉजिटिव है। कौन? बेबी। तो इस समय क्या होता है? फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, बाद में एंटीबॉडीज बन जाती है, और फिर हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। इसलिए हमें दिया जाना चाहिए RH एंटी डी। कब दिया जाना चाहिए? 28 वीक्स पर, और फिर इसके बाद में डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, समझ में आएगा? 2 बार देना इसको आवश्यक है। सबसे पहला तो 28 वीक्स, दूसरा डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है दूध के कुल कितने दांत होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ। ठीक है, यहां पर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूध के कुल कितने दांत होते हैं? 18, 20, 24, 22। तो कितने होते हैं? दूध के कितने दांत होते हैं?
तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वो है 20। ठीक है, समझ में आ गया। इसका कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं मिल्क के। ठीक है, मिल्क के कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन अपने सोल्व होना चाहिए। देखो, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो सबसे पहले दांत आना कब स्टार्ट होता है, तो 6 मंथ की जो उम्र होती है उस समय सबसे पहले दांत आना, बच्चे के अंदर दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो भी कौन से आते हैं? लोअर इंसाइजर। समझ में आ गया? इंसाइजर, लोअर इंसाइजर, यानी कि नीचे वाले दांत। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे वाले दांत। ठीक है, लोअर इंसाइजर सबसे पहले आने लगते हैं 6 महीने की उम्र में। और परमानेंट दांत कब आते हैं? 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र से स्टार्ट होने लग जाता है। कौन से? परमानेंट दांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है विश्व स्वास्थ्य दिवस है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत काफी इजी है, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चंस को सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 मई, 1 जुलाई। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर होगा वो होगा अपना 7 अप्रैल। जो 7 अप्रैल होता है उसको क्या वर्ल्ड हेल्थ दिवस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन क्या था, जो WHO था उसकी स्थापना हुई थी। किस दिन? 7 अप्रैल को। तब से इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से जाना जाता है। 9 अप्रैल को कुछ भी नहीं है। 12 अप्रैल की बात करें, 12 मई की बात करें, तो इस दिन विश्व नर्सेस दिवस मनाया जाता है 12 मई को। और 1 जुलाई की बात करें तो इस दिन विश्व डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है पी सूप स्टूल प्रेजेंट इन, मटर के दाने के समान मल पाया जाता है। हैजा, टाइफाइड बुखार, प्लेग, सीलिएक रोग। तो कौन सी डिजीज में पाया जाता है? कौन सा? पी सूप स्टूल। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है टाइफाइड। ठीक है, जो टाइफाइड बुखार होती है, जिसे हम आंत्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर कौन सा पाया जाता है? मटर के दाने के सूप के समान। अगर बात करें यहाँ पर कोलेरा या हैजा की, हैजा के अंदर जो हैजा या फिर कोलेरा की बात करें अपन, तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? ध्यान रख लेना, राइस वाटर स्टूल। ठीक है, राइस वाटर स्टूल या फिर चावल की मांड जैसा। ठीक है, समझ में आ गया? चावल की मांड जैसा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कम वजन का शिशु कहते हैं। लो बर्थ वेट बेबी इज, शरीर का वजन 3 किलो से कम, शरीर का वजन 2.5 किलो से कम, शरीर का वजन 1.5 किलो से कम, शरीर का वजन 0.5 किलो से कम। तो किसे कहते हैं? लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो है बी वाला, यानी कि 2.5 किलो से कम वजन वाले बच्चे को क्या कहते हैं अपन? कम वजन का शिशु। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसे क्या कहते हैं? 1.5 केजी वाले को, तो इसे कहते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी, अत्यधिक कम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? वेरी लो बर्थ वेट। ठीक है, वो वेट बेबी। समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर बच्चे का वजन बर्थ के समय 1000 से कम हो, 1000 यानी 1 किलो से कम हो, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रीम लो बर्थ वेट
बेबी, ठीक है, बेबी क्या कहते हैं इसे, एक्सट्रीम वेरी लो बर्थ वेट बेबी। समझ में आ गया? तो चलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके नीचे एक लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।